हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? अपने ही जैसे जो है नए इंडिविजुअल, नए जीव जो है पैदा करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। और क्यों करना? ताकि अपनी स्पीशी जो है वो आगे ही आगे बढ़ती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड फॉर कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ स्पीशी इज नोन एज रिप्रोडक्शन। थोड़ा और जो है इसको डिटेल में जो है हम डिस्कस करते हैं। देखो, पिछली क्लास में 7th में आपने कुछ लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी हुई हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर कई तरह की लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो चलती रहती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया या एक्सक्रीशन हो गया। वो ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बिना जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बिना भी इंडिविजुअल जिंदा रह सकता है। तो फिर इसकी जरूरत क्या है? देखो, हम किसी भी इंडिविजुअल को उसकी स्पीशी के कारण पहचानते हैं। जैसे सपोज कर लो, ये एक इंडिविजुअल है, ये क्या है? सबको इसका नाम पता है ना, ये है एलिफेंट। इसी तरह से ये क्या है? एक कैट है, बिल्ली है। अब इन दोनों को हम पहचानते हैं, क्यों? क्योंकि हम इनकी स्पीशी जो है पूरी की पूरी, उसके मेन कैरेक्टर्स जो है उनको जानते हैं। अगर सपोज कर लो 1-2 एलिफेंट होते और वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके मर जाते, तो हम इनको कैसे पहचानते? इसी तरह से कैट के केस में भी है। अगर पूरी दुनिया में थोड़े से कैट के ऑर्गेनिज्म होते, वो मर जाते, तो हम आज कैसे पहचानते कि ये कैट होती है? हम इनको इसलिए पहचानते हैं क्योंकि इनके स्पीशी के मेंबर्स जो हैं उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स जो है वो बनाने जारी रखे। और वो चाहे पुराने वाले ऑर्गेनिज्म मरते भी गए, लेकिन तब भी उनकी जगह पर नए इंडिविजुअल जो थे उन्होंने आगे अपनी जो स्पीशी है, अपनी जो पीढ़ी है, उसको कंटिन्यू रखा। इट मीन्स रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है नए इंडिविजुअल्स बनाने में, और वो भी अपनी ही तरह के, सिमिलर काइंड के। ये नहीं हो सकता कि एलिफेंट का बच्चा जो कैट जैसा हो जाए या कैट का बच्चा एलिफेंट जैसा हो जाए। नहीं, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसा ही होगा, कैट का बच्चा कैट जैसा ही होगा। और ये क्यों होता है? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशी, पूरी की पूरी जो है स्पीशी को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि कोई भी जो स्पीशी है वो खत्म ना हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की कौन सी होती है टाइप्स। तो इसकी जो है बेसिकली 2 टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम ऐसे करते हैं, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आपने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है 7th स्टैंडर्ड में भी, कि ये जो है एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें 2 तरह के पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? मेल पेरेंट, और दूसरे को क्या कहते हैं? फीमेल पेरेंट। अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम फीमेल पेरेंट को मदर भी कह देते हैं और मेल पेरेंट को फादर भी कह देते हैं। इनसे प्रोड्यूस होते हैं गैमीट्स, जैसे कि जो मेल्स हैं इनके गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। ऐसे ही जो फीमेल पेरेंट है उनके गैमीट्स को हम एग या ओवम कह देते हैं। फिर क्या होता है? इनकी होती है फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और बनता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट है वो बनाता है नया इंडिविजुअल। इट मीन्स कि 2 तरह के पेरेंट्स हुए और दोनों इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने बनाई गैमीट्स, फीमेल पेरेंट के भी गैमीट्स बने, मेल पेरेंट के भी गैमीट्स बने। गैमीट्स की हुई फ्यूजन बना जाइगोट, और इसने आगे जो है डेवलप करना है नए इंडिविजुअल में। तो ये है बेसिक पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मिलती है, जैसे कि हमारे केस में भी मिलती है। कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, लायन है, टाइगर है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन मिलती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है। तो ऐसे करते हैं, सबसे
पहले हम जो है ह्यूमन बींग्स के केस में यानी कि अपने केस में, इंसान के केस में कैसे रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर करेंगे और चीज़ों के बारे में डिस्कशन। तो हम देखते हैं पहले तो जो फादर है या जो मेल पेरेंट है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसमें जो है यहाँ पर एक पाउच है, इस पाउच के अंदर जो है वो टेस्टिस पड़ी होती है। टेस्टिस क्या है? गोनेड्स है, यानी कि वो ऑर्गन है जिसके अंदर के मेल गैमीट्स बनते हैं। यहाँ हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू लिया है, तो यहाँ पर हमें एक टेस्टिस नजर आ रही है, लेकिन होती दो है। अगर हम फ्रंट व्यू ले तो दो टेस्टिस जो है वो मिलती है, लेफ्ट एंड राइट। सो इन टेस्टिस के अंदर जो है क्या बनता है? इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, यानी कि मेल गैमीट्स बनते हैं। और फिर ये जो डक्ट है, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? वास डेफरेंस, या इसको आप स्पर्म डक्ट भी कह सकते हो। तो स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस जो है इन स्पर्म्स को आगे लेकर के जाती है, और उसके बाद कुछ और सिक्रीशंस इनके साथ मिल जाती है। और ये जो है ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। ये जो है पेनिस, इसके थ्रू यहाँ पर जो अंदर एक यूरिथ्रा की डक्ट दिखाई दे रही है, यहाँ से जो स्पर्म्स है वो बाहर निकलते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या बनाती हैं? गैमीट्स बनाती हैं। उन गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? हम उनको स्पर्म्स कहते हैं। और मिलियंस ऑफ जो है स्पर्म्स वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्पर्म्स कैसे नजर आते हैं। स्पर्म्स जो है वो इस तरह के नजर आते हैं। स्पर्म जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पर आपको जो है समझाने के लिए एक बड़ा सा स्ट्रक्चर इनका जो है वो बनाया गया है। स्पर्म की बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। अगला वाला हिस्सा जो है इसको हम हेड कहते हैं, बीच में हम जो हिस्सा है उसको मिडल पीस कहते हैं, और पीछे क्या है? पीछे है टेल। तो ये जो है स्ट्रक्चर हो गई ह्यूमन स्पर्म की, यानी कि ह्यूमन गैमीट की, मेल गैमीट की। तो यहाँ पर जो टेल होती है उसके कारण क्या है कि ये काफी एक्टिव हो जाते हैं स्पर्म्स, और ये इजीली जो है फीमेल ट्रैक्ट के अंदर स्विम करके फीमेल गैमीट तक पहुंच सकते हैं और क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये जब फीमेल ट्रैक्ट के अंदर पहुंचेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी ना। अब हम देखते हैं कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे नजर आता है। वो ऐसे नजर आता है, जैसे मेल्स के अंदर 2 टेस्टिस होती है, ऐसे ही फीमेल्स के अंदर 2 ओवरीज होती है। ये जो है बेज कलर की स्ट्रक्चर यहाँ पर जो नजर आ रही है, ये क्या है? ये ओवरीज है, लेफ्ट एंड राइट ओवरी। और यहाँ क्या बनता है? यहाँ बनता है फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं अवम, और एग भी आप कह सकते हो। और ये जो अवम है सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के जो अवम है वो कहाँ बनेंगे? वो ओवरी के अंदर बनेंगे। जैसे कि मेल्स के अंदर हम कहते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। हर एक ओवरी जो है वो बारी बारी से एक एक अवम बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसमें कि हर 28 डेज के बाद एक ओवरी जो है वो एक अवम बनाएगी। बारी बारी से नॉर्मली ये जो है बनाते हैं। तो यहाँ से जो ओवरी है वहां से क्या निकला? अवम निकला, और कहाँ जाएगा? ये जो है डक्ट, इसमें जाएगा। एक डक्ट यहाँ पर नजर आ रही है, इसको हम ओवी डक्ट कहते हैं या फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। दूसरी साइड पे भी देखो, यहाँ पर हमें फिलोपियन ट्यूब जो है वो नजर आ रही है। चाहे आप इसको फिलोपियन ट्यूब कह दो, चाहे ओविडक्ट कह दो, एक ही चीज है। तो जब भी ह्यूमन बीइंग के केस में फर्टिलाइजेशन होनी है तो सिर्फ और सिर्फ फिलोपियन ट्यूब में ही हो सकती है, और कहीं नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ से जो अवम निकला है फर्टिलाइज होने के बाद वो यहाँ आ जाता है। ये एक पियर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बड़ी ज्यादा मस्कुलर होती है। इसको हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं, और इसको वोम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्रस के अंदर जो है बच्चे की फॉर्मेशन जो है वो होती है, यानी कि एम्ब्रियो, और उसके बाद फिर फीटस यहाँ पर ही बनता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर सर्विक्स जो नजर आ रहा है वो जब खुलता है तो बच्चे की जो है वो डिलीवरी होती है। तो पहली बात तो ये है कि ये फर्टिलाइजेशन जो है वो होती क्या है? फर्टिलाइजेशन होती है
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कि एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन हो जाए एक मेल गैमीट के, तो मेल और फीमेल दोनों की फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये भी दो तरह की होती है, एक कौन सी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल हो तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि फीमेल पेरेंट या मदर की बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो तो वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर जो है बाहर हो, यानी कि अगर फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं बाहर हो फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गई फर्टिलाइजेशन एंड इसकी दो टाइप्स। अब जो है हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है। हमारे अंदर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होनी है, मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन होनी है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मेल गैमीट जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, एग या अवम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होती है और फिर आगे क्या होता है। ये है मेल गैमीट, इसने किसके साथ फर्टिलाइजेशन जो है वो करनी है, इसने फर्टिलाइजेशन करनी है फीमेल गैमीट के साथ, यानी कि ये पहुंच जाएगा अब फीमेल गैमीट के पास, यानी कि एग या अवम के पास, और उसको फर्टिलाइज करेगा। सो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन का डायग्राम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है अवम या एग जो है वो पड़ा हुआ है, और कितने सारे जो है मेल गैमीट्स यानी कि जो स्पर्म्स हैं वो इसको घेर के बैठे हुए हैं ना। हर कोई जो स्पर्म है वो कोशिश करेगा इस अवम के अंदर जाने की, तो कोई एक जो स्पर्म है ना वो इसको पेनिट्रेट करके, जो यहाँ पर अवम की वॉल है इसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा। तो जैसे देखो इस स्पर्म का हेड अंदर चला गया, हेड के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो दो न्यूक्लियस अंदर पहुंच जाएंगे। एक फीमेल का न्यूक्लियस तो पहले से है, एक अब और न्यूक्लियस आ गया, किसका आ गया, मेल न्यूक्लियस का आ गया। ये दोनों जो है फ्यूजिंग न्यूक्लियर, यानी कि ये जो है फ्यूज कर जाएंगे। जैसे ही ये जो है फ्यूज कर जाएंगे हम कह देंगे कि जाइगोट बन गया, क्योंकि ये जाइगोट जो है एक सिंगल सेल होता है जिससे कि पूरे इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो जाइगोट यहाँ पर बन गया आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि यहाँ पर एक था अवम और उसके साथ स्पर्म की हुई फर्टिलाइजेशन, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करेगा, जैसे एक सेल है तो दो बन जाएंगे, 2 से 4, 8, 16, 32, तो इस तरह से पूरा एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा, यानी कि कितने ही सारे सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन की, वो होती कहाँ पे है, दोबारा से देखते हैं इस डायग्राम को। देखो यहाँ से अवम निकला, यहाँ गया फेलोपियन ट्यूब में, चाहे इस साइड से निकले चाहे इस साइड से निकले वो चांस फैक्टर है। यहाँ पर क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट डिवाइड कर रहा है, एक सेल से 2, फिर 4, 8, 16, 32 और यहाँ पहुंच जाएगा यूट्रस के अंदर। अब ये जो बॉल ऑफ सेल्स बना है ये यहाँ पर अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं पुरानी वाली डायग्राम, ये वाली देखो, ये बॉल ऑफ सेल्स बना है ना जिसमें कितने सारे हमें सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो थी फेलोपियन ट्यूब उसमें फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, और जैसे जैसे वो फेलोपियन ट्यूब से आगे आता जा रहा है स्ट्रक्चर वो बॉल ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो गया, और जब तक वो पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तक तो वो बॉल ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर ये जो यूट्रस है यानी कि जो वूम है उसकी लाइनिंग के अंदर हो जाएगा इम्प्लांट, ठीक है। हम कह देंगे कि प्रेगनेंसी हो गई। अब यहाँ पर जो है
जाइगोट आगे डेवलप करेगा। जब बहुत सारे सेल्स बनेंगे तो वो जो सेल्स हैं वो फर्दर जो है ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाएंगे जिनसे फिर ऑर्गन्स बनने हैं। इस स्टेज को जब सेल्स से टिश्यूज बनते हैं हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एम्ब्रियो कहते हैं। तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ये जो एम्ब्रियो है वो आगे जाके और भी डेवलप होगा और इसके अंदर ऑर्गन्स बन जाएंगे। जब ऑर्गन्स बन जाते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, फिर फीटस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो बना, इसमें जब ऑर्गन्स बन गए तो हम उसको फीटस कह देते हैं। और ये जो फीटस है ये मदर की बॉडी के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेड है और जो इसका लिंक है अपनी मदर के साथ उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और बेबी ने यहाँ पर यूट्रस के अंदर ही ग्रो करना है और पूरी प्रेगनेंसी में इसके अंदर ही रहना है। जब प्रेगनेंसी का टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा और जो बच्चा है, जो फीटस है, वो डिलीवरी के लिए या बर्थ के लिए तैयार होगा तो ये जो सर्विक्स है यहाँ से जो बेबी है वो बाहर निकलेगा और जो मदर है वो बच्चे को बर्थ देगी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो मदर की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, उस लिंक को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये अभी छोटा सा जो है हमें एम्ब्रियो नजर आ रहा है। तो ये जो एम्ब्रियो है ये मदर के साथ जुड़ा हुआ है और मदर से ही इसने फूड और ऑक्सीजन लेनी है और मदर को ही अपनी जो है वेस्ट जो है वो दे देनी है। और ये यूट्रस के अंदर यानी कि वूम के अंदर ही रहना है। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हमें इस तरह से नजर आएगा। देखो हेड नीचे की तरफ नॉर्मली होता है, ठीक है। तो ये जो बेबी है अब यहाँ पर और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। जब प्रेगनेंसी का टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा, बेबी जो है, जो फीटस है वो बर्थ के लिए तैयार है, तो यहाँ से सर्विक्स के खुलने से बेबी का बर्थ होगा और ये जो बेबी है ये अपना एक इंडिविजुअली अपना लाइफ साइकिल जो है वो कैरी ऑन करेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज की यानी कि आईवीएफ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। ये क्या होता है, देखो ये कॉमनली आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेबीज जो है वो टेस्ट ट्यूब में बनते हैं। बेबीज नहीं टेस्ट ट्यूब में बन सकते, हाँ फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो जैसे हमने बात की थी ना, ये हम दोबारा से एक बारी डायग्राम देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होनी होती है गैमीट्स की, यानी कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट की। सपोज कर लो कि किसी फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक्ड है, तो जो मदर है, जो फीमेल है, वो कंसीव नहीं कर पाएगी। तो उस केस में हम टेस्ट ट्यूब बेबीज टेक्निक, जिसको हम आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक भी कह देते हैं ना, तो इसकी हेल्प लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं, तो उसके बाद जाइगोट बनता है, वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। तो ऑलमोस्ट फॉर अ वीक जो है उसको हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो करने देते हैं। उसके बाद जो है उसको शिफ्ट कर देते हैं मदर के यूट्रस के अंदर। तो बेबी कहाँ बनना है, टेस्ट ट्यूब में नहीं बनना, कहाँ बनना है, वो बनना है फीमेल के यूट्रस के अंदर, यानी कि यहाँ पर बनना है और यहाँ से ही उसका जो है वो बर्थ होना है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, वो हुई टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसलिए इस टेक्निक को हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी कह देते हैं, आईवीएफ भी कह देते हैं, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये भी कह देते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या इंसान के अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, इंटरनल ही होती है। तो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर होनी है, अंदर नहीं होनी, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया या फिश हो गई या स्टार फिश हो गई, इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। तो सपोज कर लो हम फ्रॉग की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि मेल और फीमेल पेरेंट्स जो हैं वो पानी में गए, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जो फीमेल होती है ना, बहुत सारे छोटे 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 से एग्स जो है ना वो ले कर देती है। कितने सारे होते हैं, न्यूमरस एग्स कलेक्टिवली उसने एक ही टाइम पे जो है वो ले कर देने हैं।
और इन एग्स के बाहर कोई भी हार्ड शेल या प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, बल्कि एक जेली टाइप लेयर सी होती जो इनको इकट्ठा रखती है। और फिर जो है मेल फ्रॉग वो इनके ऊपर स्पर्म्स डिस्चार्ज कर देता है। ये जो स्पर्म्स होते हैं फिर इन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, और हो गई ना फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अब क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बने, यानी कि आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जो जाइगोट बने हैं, अब वो आगे डेवलप करेंगे एम्ब्रियो में। ठीक है, तो आगे जाके ये नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे। अभी हम फ्रॉग का लाइफ साइकिल भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक दो टर्म्स और डिस्कस कर लें, फिर हम फ्रॉग का लाइफ साइकिल भी डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स के बारे में। ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? विच ले एग्स। सो इन्होंने अंडे देने हैं, जैसे हैन हो गई है ना, इसके तो बहुत सारे जो हैं बच्चे अंडे खाते भी हैं, तो हैन के एग हो गए, और भी बहुत सारे बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, जैसे कि ये लिजर्ड्स के एग्स हो गए, है ना। क्रोकोडाइल्स भी एग देते हैं, स्नेक्स भी एग देते हैं, स्पैरो भी एग देती है, क्रो भी एग देते हैं, पिजन्स भी एग देते हैं। तो ये सारे क्या है? ये ओविपेरस एनिमल्स हैं। हैन की अगर हम बात करते हैं तो उसके केस में क्या है कि फर्टिलाइजेशन तो होती है इंटरनल। तो सपोज कर लो कि अंदर फीमेल के अंदर जो है एग की और स्पर्म की हुई फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है जैसे जैसे फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आएगा तो इसके इर्द गिर्द जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो है वो डिपॉजिट होती चली जाएंगी, यानी कि प्रोटेक्टिव शेल जो है वो डिपॉजिट होता चला जाएगा, और उसके बाद जो हैन है वो एग ले कर देगी, और एग के अंदर ही जो शेल्ड एग है उसके अंदर ही एम्ब्रियो जो है वो बनेगा। और एम्ब्रियो को बनने में ऑलमोस्ट हैन के केस में जो है वो 3 वीक्स तक का जो टाइम है वो लग जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि जो हैन है ना वो अपने अंडों के ऊपर बैठी होती है। क्यों बैठती है? क्योंकि वो उनको वार्मथ देती है। ठीक है, सो अपने एग्स को वार्मथ देती है ताकि अच्छे से जो है वो डेवलप कर जाए। और जब उनका जो एम्ब्रियो है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो क्या करता है? अंडे को तोड़ के, जैसे ये अंडा है इसको तोड़ देगा और यहां से जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये होती है ओविपेरस एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन। दूसरे एनिमल्स कौन से होते हैं? उनको हम कहते हैं विविपेरस, जो अंडे नहीं देते बल्कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस। गिव बर्थ टू यंग वंस यानी कि अपने ही जैसे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? विविपेरस एनिमल। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम भी तो विविपेरस ही होते हैं, क्योंकि हमारे जो अंडे नहीं होते, हमारे क्या होते हैं? हमारे बच्चे होते हैं। इसी तरह से काऊ, बफलो, टाइगर, कैट, एलिफेंट, ये सारे क्या है? ये विविपेरस एनिमल्स हैं, क्योंकि दे गिव बर्थ टू यंग वंस। एग नहीं ले करते बल्कि बच्चों को जन्म देते हैं, और बच्चा जो है वो फीमेल की यानी कि मदर की बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप करता है, और उसके बाद उसका क्या होता है? बर्थ होता है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट विविपेरस एनिमल्स। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की। एक डायग्राम देखते हैं, जल्दी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें एक अडल्ट फ्रॉग दिखाई दे रहा है। ये जो अडल्ट फ्रॉग है ये पानी के अंदर बहुत सारे एग्स जो है वो रिलीज करता है। कितने सारे एग्स रिलीज हो गए? ठीक है, फीमेल फ्रॉग ने एग रिलीज किए, मेल फ्रॉग ने उसके ऊपर अपने स्पर्म्स डिस्चार्ज किए, फर्टिलाइजेशन हुई, तो क्या होगा? जो है एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन फ्रॉग के केस में क्या है कि जब इसका बच्चा बनता है तो वो फ्रॉग जैसा नजर ही नहीं आता। जैसे विविपेरस एनिमल्स में होता है ना कि जब बच्चा जो है वो बर्थ लेता है तो वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखाई देता है, लेकिन फ्रॉग के केस में ऐसे नहीं होता। ठीक है, उसका जो बच्चा बनता है उसको हम कहते हैं टैडपोल। तो देखो बिल्कुल डिफरेंट नहीं नजर आ रहा अपने पेरेंट्स से। इसी तरह से ये जो है फिगर ये है अर्ली टैडपोल की, ये है लेट टैडपोल, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब क्या होगा? स्लोली एंड स्लोली ये जो टैडपोल है ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा और अडल्ट बन जाएगा। जैसे जो है धीरे धीरे इसकी जो है ये टेल लाइक स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगी, है ना। अब ये जो है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होनी है और इसने अडल्ट फ्रॉग जैसी फॉर्म एंड शेप ले लेनी है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है जिसमें
जो है एग से जो निकलता है लार्वा वो अडल्ट जैसा नहीं होता, बल्कि स्लोली ये जो लार्वे हैं ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस होती हैं इनमें, उसके बाद ये जो है अडल्ट जैसा बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि एग से ये जो टैडपोल की डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही हैं और ये बन रहा है अडल्ट, ये सारी प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस की होती है। इसी तरह से आपने सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ 7th स्टैंडर्ड में, उसमें आपने पढ़ा था ना एग से लार्वा बनता है जिसको हम कैटरपिलर भी कह देते हैं, कैटरपिलर से फिर क्या बनता है, प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर अडल्ट बनता है। उसमें भी ये जो लार्वा है वो अपने आप को चेंज करके अडल्ट बना रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। इसी तरह से जो है फ्रॉग के केस में भी है कि यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं। एक क्या है, एक है एग स्टेज, उसके बाद क्या है लार्वल स्टेज जिसको हम टैडपोल कह देते हैं, और उसके बाद क्या है अडल्ट स्टेज। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल हो गई मेटामॉर्फोसिस की। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन ना हो। तो पहली बात तो यही है कि इसमें 2 पेरेंट्स नहीं होते, एक ही पेरेंट है, इसलिए ना मेल ना फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंगल पेरेंट है और कोई मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन नहीं है। तो इसमें फिर होती कैसे है रिप्रोडक्शन, नया इंडिविजुअल तो बनता है लेकिन फिर कैसे बनता है, थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखो जो अमीबा है उसके केस में क्या है, उसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होती है। व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन, इसमें क्या है, जैसे ये एक अमीबा है ना, तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर डीएनए की 2 कॉपीज बन जाती हैं और ये जो है डिवाइड करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, इसका बाहर वाली साइड पे जो साइटोप्लाज्म है वो देखो यहाँ पर डिवाइड करना शुरू हो गया। ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म ने डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल्स देखो बन गए। अब एक पेरेंट था, ये एक पेरेंट था ना, इससे 2 नए इंडिविजुअल्स बन गए जिसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। 1 से 2 हो गए तो ये क्या हुई, ये रिप्रोडक्शन ही हुई ना। लेकिन मेल फीमेल जैसा तो कुछ नहीं है, सिंगल पेरेंट ने बनाए हैं 2 इंडिविजुअल्स, इसलिए ये जो बाइनरी फ्यूजन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप है। ऐसे ही हम एक और ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है कि ये इसकी जो है बॉडी है, ये ऊपर की तरफ जो है टेंटिकल्स हैं। तो बॉडी में से किसी भी जगह से ना एक आउट ग्रोथ सी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं बड। ये बड ग्रो करी जाएगी, देखो यहाँ पर ये और भी बड़ी हो गई बड, इसके ऊपर भी जो है पेरेंट जैसे ही टेंटिकल्स आ गए। जब थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है यहाँ से ये डिटैच हो जाती है। ठीक है, एक नया इंडिविजुअल बन गया। ये क्या हो गई, ये हो गई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं बडिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बडिंग इन यीस्ट की। ये जो है एक यीस्ट का सेल है, ये एक फंजाई की टाइप होती है ना, तो ये एक यीस्ट का सेल है। इसके ऊपर भी देखो छोटी छोटी सी आउट ग्रोथ निकलनी शुरू हुई। यहाँ पर देखो कितनी सारी आउट ग्रोथ हमें दिखाई दे रही, पूरी चेन्स लगी हुई हैं। ये आउट ग्रोथ क्या है, बर्ड्स है, तो बर्ड्स की चेन्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो बर्ड्स है यहाँ से डिटैच होती चली जाएंगी, अलग हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे तो एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये भी ये जो है बडिंग इन यीस्ट, ये भी क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है। तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग की। ये क्लोनिंग क्या होती है, देखो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज बन जाए ना नए इंडिविजुअल की, जैसा पेरेंट हो उसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी बन जाए, उसको हम कहते हैं क्लोन। और ये जो टेक्निक होती है क्लोन बनाने की, इसको कहते हैं क्लोनिंग। तो सबसे पहले यान विल्मट एंड हिज कलीग्स, ये जो साइंटिस्ट थे कहाँ के, रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, इन्होंने सबसे पहले क्लोनिंग की। और क्या बनाया इन्होंने, एक क्लोन बनाया जिसको कहते हैं डॉली। डॉली जो थी एक शीप थी जो कि फर्स्ट क्लोन था, और इसका बर्थ कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 को। क्योंकि ये क्लोन थी इसलिए ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी दिखती थी।
ठीक है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस करते, पूरी स्टोरी सुनते, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ये देखो अब, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन, आपकी बुक में भी दी हुई है ये स्टोरी। इसमें क्या था कि फीमेल फिन डॉर्सेट शीप की मेमोरी ग्लैंड में से एक सेल निकाला गया और उसमें से जो उसका न्यूक्लियस होता है वो सेपरेट कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया। दूसरी साइड पे स्कॉटिश ब्लैकफेस यू, इसका एग लिया गया और जो एग है उसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया गया, यानी कि स्कॉटिश ब्लैकफेस यू का ये एग है बट विदाउट न्यूक्लियस है। और इधर फिन डॉर्सेट शीप के मेमोरी ग्लैंड्स में से हमने एक न्यूक्लियस निकाला हुआ है। ये जो न्यूक्लियस था इसको स्कॉटिश ब्लैकफेस यू के एग के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर न्यूक्लियस पहुंच गया, इसको इम्प्लांट कर दिया गया स्कॉटिश ब्लैकफेस यू के यूट्रस के अंदर। तो इसके अंदर ही जो बेबी शीप है उसकी पूरी फॉर्मेशन हुई, फीटस बना और इसी ने जो है नई शीप को जन्म दिया। जब उसने जन्म दिया तो जो नई शीप बनी उसको हम क्या कहते हैं, डॉली, उसका नाम है डॉली। ये जो डॉली पैदा हुई ये बिल्कुल भी स्कॉटिश ब्लैकफेस यू जैसी नहीं लगती थी, ये बिल्कुल लगती थी फिन डॉर्सेट शीप जैसी। हालांकि इसको बर्थ किसने दिया, स्कॉटिश ब्लैकफेस यू ने दिया, ठीक है, लेकिन लगती किसके जैसी थी, फिन डॉर्सेट शीप जैसी लगती थी। जन्म इसने दिया, लगती इसके जैसी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस न्यूक्लियस से ये बनी थी वो न्यूक्लियस कहाँ से आया था, वो आया था फिन डॉर्सेट शीप से आया था। तो न्यूक्लियस के अंदर पूरा ब्लू प्रिंट होता है जिससे कि इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो चाहे जन्म इसने दिया स्कॉटिश ब्लैकफेस यू ने, लेकिन फिर भी रिजेम्बलेंस इसके साथ नहीं आई। सो ये जो डॉली थी ये बिल्कुल उस पेरेंट के साथ मिलती थी जिसका न्यूक्लियस जो था वो यूज किया गया। और ये जो थी डॉली एक हेल्दी क्लोन थी, हालांकि इसने नॉर्मल मेथड से आगे अपने भी जो है वो बच्चे दिए, लेकिन फिर 14 फरवरी 2003 में किसी लंग डिजीज के कारण इसकी डेथ हो गई। उसके बाद भी देखो क्लोनिंग की टेक्निक जो है कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो क्लोन्ड एनिमल होता है वो बर्थ से पहले ही मर जाता है। कई बार क्या होता है कि वो बर्थ के बाद मर जाता है। कई बार जो है उनके अंदर कई तरह की एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। तो स्टडी जो अब भी चल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। तो इसके साथ ही हमारा ये जो है चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वो हो गया खत्म। तो अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।